चलिए शुरू करें अपने। वेलकम गाइस, दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज, दिस इज वैभव चितलांगिया एंड हम लोग सब आज स्टार्ट करने वाले हैं विद अ स्मॉल डिस्कशन ऑन दी पेपर पैटर्न। जो अपना पेपर पैटर्न आता है वो एक्चुअली मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज में कैसे आता है, ठीक है। तो अभी तक तो अपने पास ज्यादा सैंपल पेपर्स है नहीं, सैंपल पेपर जो है वो एक ही है, अपने देख लेते क्या है वो। देखिए ये है आपका मल्टीडिसिप्लिनरी का पेपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो इस पेपर पैटर्न में जो पहला क्वेश्चन है जो आपका लास्ट ईयर दैट इज जून 2019 में आया था, वो था आपको एक बहुत लंबा केस स्टडी दिया गया था, ठीक है। ये देखो सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ये आके यहां खत्म हुआ है। तो 3.5 पेजेस का आपको एक केस स्टडी दिया गया। इट्स नॉट अ केस लॉ। अभी जो अपने कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड वो सारे केस लॉज है, मतलब एक पार्टी ने कुछ बोला, दूसरे पार्टी ने कुछ बोला, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, दोनों केस के पास चले, कोर्ट के पास चले गए डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। वो केस लॉज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है केस स्टडीज। केस स्टडीज आपको प्राइमरीली मिलेगा चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 इज ऑल अबाउट केस स्टडीज एंड चैप्टर 7 का बिगनिंग का थोड़ा सा पार्ट वो केस स्टडीज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो था केस स्टडी के ऊपर। एक लंबा केस स्टडी मिला है एंड उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ क्वेश्चंस किस चीज से रिलेटेड है? ड्रॉइंग द 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ माइकल एफ पोर्टर, एक्सप्लेन व्हाई द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली बीन अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। ना आपको लग रहा होगा 5 फोर्सेस मॉडल क्या है? तो 5 फोर्सेस मॉडल एक मॉडल है जो आपको चैप्टर 6 में पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 6 इज अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। उस चैप्टर में आपको 5-6 स्ट्रैटेजीज पढ़ने पड़ते हैं। सो एक होता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक स्वॉट एनालिसिस पढ़ते हैं हम लोग, उसमें पढ़ते हैं कि वो एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या देखा जाता है वगैरह वगैरह। वैसे ही एक एनालिसिस होता है 5 फोर्सेस मॉडल का, ठीक है। सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस ये चीज हमें पता चला कि चैप्टर 6 का जो भी हम लोग चैप्टर 6 में जितने तरह के डिफरेंट एनालिसिस करने के तरीके पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, उन सब के ऊपर हमें एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का वेटेज पता है कितना है? ये जो केस स्टडी जो 3.5 मार्क्स का, उसका वेटेज इज 40 मार्क्स। कैसे? आपको केस स्टडी दिया 3.5 पेज का, उस पे 4 क्वेश्चंस पूछे, चारों क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। सो बहुत टफ नहीं है, आपको बस समझना है कि वो पर्टिकुलर एनालिसिस का स्ट्रैटेजी या वो पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग एन एनालिसिस उसको कैसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार 5 फोर्सेस मॉडल आ चुका है, तो आई एम अज्यूमिंग, आई एम लाइक गेसिंग कि ये वाले दिसंबर अटेम्प्ट में वो लोग स्वॉट एनालिसिस देंगे। अगर ये दिसंबर अटेम्प्ट में स्वॉट एनालिसिस दे देते हैं तो फिर आपके टाइम विल हैव टू एनालाइज क्या आने का चांसेस है, ठीक है। तो पहले वेट कर लेते हैं। इसके बाद अपना ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन इज डिस्कस, फिर कुछ है वेदर कंपनीज एक्ट बार्स जॉइंट फाइलिंग ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन वगैरह वगैरह करके। ये आपको अभी लग रहा होगा कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। इसमें कंपनीज लॉ जो हम लोग का सब्जेक्ट था उसका आएगा, बट ये ऐसे का ऐसा 3 क्वेश्चन आपको एक केस लॉ में पढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली ये 3 क्वेश्चन एक केस लॉ से उठा के यहाँ छाप दिया गया। सो आपको कुछ करना नहीं है। वंस वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, आप जब एग्जाम में बैठ रहे हो आपको बस वो केस लॉ खोलना है, ठीक है, जो नोट्स के थ्रू मिलेगा, या उसके बाद रेफर कर लो अपने मॉड्यूल में एंड देख के आंसर लिख लो। इसका आंसर क्या ही होगा? येस नो में ही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनीज एक्ट बार करता है, हाँ करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो ये 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया अपने पास, ठीक है। उसके बाद दिस अगेन क्वेश्चन नंबर बी, द लीगल प्रिंसिपल इज दैट कोर्सिव प्रोसीडिंग्स, रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ सिक कंपनी। एंड देन आपको कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स दिए गए हैं कि 2 लोग थे, वो लोग ने ऐसा काम किया, इस काम की वजह से उन लोग को कोई डिस्प्यूट हुआ, उन लोग कोर्ट चले गए। विल दे सक्सीड, ठीक है, विल दे सक्सीड इज द क्वेश्चन। ये अगेन ऐसे का ऐसे उठा के केस लॉ से दिया गया फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ओनली। अपने कॉर्पोरेट लॉज में ही ये चैप्टर, ये शायद हम लोग देख भी चुके हैं या शायद इसको स्किप करा दिए थे। ये वाला अगेन इज अ केस जो वैसे का वैसे वर्बैटिम हम लोग को उठा के केस नंबर 1 से दे दिया गया। आप एक बार ये केस पढ़ लोगे, आपको बस इतना सा पढ़ने पे याद आ जाएगा कि हाँ ये हम लोग ने पढ़ा है। अगर अभी याद नहीं आ रहा, विच मीन्स हम लोग ने नहीं पढ़ा है, फॉर श्योर नहीं पढ़ा है, तब आई मस्ट हैव स्किप्ड इट, ठीक है। तो अगेन वर्बैटिम कॉपी कर दिया गया, इसका भी है 6 मार्क्स। तो 12 मार्क्स तो आपका टोटल वैसे का वैसे ही आ गया, जो अपने पढ़े वही उठ के आ गया। आगे देखते हैं, ये अच्छा, द एल्डर ब्रदर ऑफ प्रेम कुमार बिस्वास ट्रक ड्राइवर था, इधर उधर गया,
met with an accident on his way to delivery of a consignment and he died on spot. ठीक है, now this is there in chapter number 8. Same case, exactly same case है, chapter number 8 में दिया गया है. अगेन भाई आप एक बार पढ़ लिए, मेरे को इसलिए पता है बिकॉज आई हैव रेड द होल मॉड्यूल, तो मेरे को पता है कि ये एम्प्लॉय का है, लेबर लॉ का क्वेश्चन है, लेबर लॉ का क्वेश्चन सारा चैप्टर 8 में दिया हुआ है, तो आप एक बार वो पढ़ लोगे. अगेन इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है. अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है? अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहा है, चैलेंजिंग द करेक्टनेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, विल ही सक्सीड. तो आपको करना क्या है? फैक्ट्स लिखना है. फैक्ट्स के बाद लिखोगे कि जैसे पहले इस केस का फैक्ट्स लिखोगे, ठीक है, आंसर का पैटर्न सुन लो कैसे होगा. पहले इस केस का फैक्ट्स लिखोगे कि हमारे क्वेश्चन में ये जो भी प्रेम कुमार विश्वास जो भी था वो गया था ट्रक से अपना कंसाइनमेंट डिलीवर कर रहा था वगैरह वगैरह XYZ जो भी हुआ, ठीक है. उसके बाद आप आओगे, अ सिमिलर सिचुएशन हैड अकर्ड which was taken into consideration by the Supreme Court in the case of this versus this. In this case, the court held that, जो भी कोर्ट ने होल्ड किया, ठीक है. उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप लिखोगे, अप्लाइंग द रैशनल और अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द इंस्टेंट केस, दिस विल हैपन. खत्म बात. समझा आपको? पहले पैराग्राफ में आप लिखोगे आपका केस क्या बोल रहा है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या बोला गया है. सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखोगे सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस है या एनक्लैट का है, जिस भी कोर्ट का केस है, कौन सा केस है उसका नाम एंड उसमें क्या होल्ड किया गया था. एंड फिर थर्ड पैराग्राफ में आप वो वाला जो कोर्ट ने होल्ड किया उसके प्रिंसिपल को आप अपने फैक्ट्स में लगाओगे एंड देन आंसर दे दोगे. और लास्ट लाइन क्या लिखोगे? जैसे इस केस में लिखना है तो लास्ट लाइन लिखोगे विल ही सक्सीड और नॉट. तो येस ही विल सक्सीड और नो ही विल नॉट सक्सीड. खत्म बात. समझा? अगर ये रूल आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको सिंपल ये रूल से याद रखो, आईरैक रूल, ठीक है. आई स्टैंड्स फॉर इशू. इशू कैसे पता चलेगा? आपके फैक्ट्स में क्या इशू है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, तो वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हो, ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखते हो रूल. आर स्टैंड्स फॉर रूल. रूल मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें क्या रूल बना है, व्हाट इज द रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश की है, दैट इज आर वाला. ए इज एप्लीकेशन. आप उस रूल को अपने इशू पे अप्लाई करते हो, ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन. एंड लास्ट इज एक लाइन का कंक्लूजन, विल ही सक्सीड और विल ही नॉट सक्सीड, आर द डायरेक्टर्स लायबल और आर द डायरेक्टर्स नॉट लायबल, ठीक है. सो येस ही विल सक्सीड या येस द डायरेक्टर्स आर लायबल और वाइस वर्सा. समझा आपको आंसर पैटर्न कैसे लिखना है? नाउ प्लीज 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 वहां पे ऐसे मत लिखना जैसे मेरे लास्ट वाले बैच में बताए थे आईरैक रूल फॉलो करने के लिए, उन्होंने क्या लिखा आंसर में? इशू, ये रूल. प्लीज वैसे नहीं लिखना. दिस इज जस्ट अ प्रिंसिपल दैट यू हैव टू फॉलो. इस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपका आंसर जाना चाहिए. आई डोंट वांट एनीबॉडी राइटिंग इशू, ये है हमारा रूल, ये है, नो, ठीक है. इस पर्टिकुलर ऑर्डर में योर आंसर शुड गो. केसेस कभी भी लिखते हैं हम लोग इसी ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है. इट्स अ लॉजिकल ऑर्डर. समझा सबको? ठीक है. कोई डाउट यहां पे? तो वील फॉलो द आईरैक रूल. अब टेस्ट के पहले आप लोग मत बोलना कि आंसर कैसे लिखना बताओ, क्योंकि हम बता दिए, ठीक है. चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमेश कुमार एंड जैनेन्द्र सिंह रेस्पोंडेंट्स है, हैड आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीआई अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. फिर ये क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. आरबीआई रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, जो भी ग्राउंड दिया था उन्होंने. इज द रिफ्यूजल बाय आरबीआई टेनेबल? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ एन आंसर. दिस इज इन चैप्टर नंबर, फेमा वाला चैप्टर है. व्हाट इज द फेमा वाला चैप्टर? 3rd. दिस इज इन चैप्टर नंबर 3, ठीक है. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम एप्लीकेंट रेस्पोंडेंट्स थे और उसमें ये चीज होल्ड किया गया था कि आरबीआई इज नॉट बाउंड बाय द, नहीं, आरबीआई हैज टू लाइक प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. इट इज नॉट बाउंड बाय द फैक्ट दैट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो आपको रोकना पड़ेगा. आरबीआई के पास अगर कभी भी किसी भी उनके से वो सब्सिडियरी बैंक से या जो बाकी बैंक के इंफॉर्मेशन मांगने कोई जाता है अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरबीआई को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज आप फिड्यूशरी कैपेसिटी में वो होल्ड नहीं कर रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन मिला है बिकॉज ऑफ अ स्टैट्यूट. सो ये सब रीजन दिया गया था. विल डिस्कस इट जब केस आएगा, तो विल डिस्कस इट. बट माई पॉइंट इज दिस इज अगेन 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है. तो टोटल 18 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए. आपका लास्ट में कंक्लूजन लिखाएगा द रिफ्यूजल बाय आरबीआई इज नॉट टेनेबल, जस्ट दैट लाइन, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज, अरे यार, सीडीआर मास्टर रिस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट. दिस इज इंसॉल्वेंसी वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4. डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसे बेसिकली आपको ये पूछना पड़ता है कि जो महाराष्ट्र एक्ट है दैट विल प्रिवेल और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड विल प्रिवेल. द कोर्ट हेल्ड दैट आईबीसी विल प्रिवेल,
ठीक है, तो आपको वही एग्जैक्ट वही चीज छाप देना है. अनदर 6 मार्क्स, अनदर 6 मार्क्स. आपका 24 का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. महाभारत वाला वॉज इन चैप्टर नंबर, इंटरप्रिटेशन में था शायद, चैप्टर नंबर 7 शायद, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, अनदर 6 मार्क्स इन योर फेवर. दिस इज चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन, लेबर लॉ का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी. दिस इज ऑल्सो आई थिंक चैप्टर नंबर 8 का ही क्वेश्चन, 8 नहीं तो 7 का क्वेश्चन है ये. सो बेसिकली माई पॉइंट इज कि आप लोग एक बार यहां पे केस डिस्कस कर लेते हो. द ओनली वरी जो आपको एग्जाम के पहले होना चाहिए इज कि आप केस पहचान पाओगे कि नहीं. ठीक है, केसेस ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया निकल के आएगा या इन 350 केसेस से अलावा कुछ आएगा. आप जो यहां डिस्कस कर रहे हो वही केस आने वाला है, एग्जैक्टली वही आता है. ये लोग थोड़ा सा भी फैक्ट चेंज नहीं करते. ठीक है, द ओनली थिंग इज विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज द केस इन द एग्जामिनेशन. तो उसका प्रैक्टिस विल डू बाय टेस्ट्स, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो अपने को दो ही चीज का प्रैक्टिस करना है, एक केस खोजने का और एक आंसर कैसे लिखते हैं उसका. तो दैट इज प्रिसाइसली व्हाई आई विल टेक टेस्ट्स फ्रॉम यू गाइस. चलेगा? ठीक है, पेपर पैटर्न सबको समझा. स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, जो इकलौता क्वेश्चन ऐसा आएगा केस स्टडी के ऊपर, वो रहेगा स्टार्टिंग का 40 मार्क्स का. पीछे के 60 मार्क्स आर कंप्लीटली केस लॉ बेस्ड. उठा के वैसे का वैसे क्वेश्चन पूछते हैं. केस लॉ वाले का तो टेंशन नहीं है. जो केस स्टडी है वो इंग्लिश में अपने हमेशा कॉम्प्रिहेंशन करते थे ना स्टार्टिंग में, एक बड़ा सा स्टोरी पढ़ के आंसर लिखना, इट्स दैट. ठीक है, तो स्टोरी पढ़ के उसका आंसर लिख के आ जाना. ठीक है, सो इन ऑल द पेपर इज नॉट अ टफ पेपर, इट इज अ वेरी इजी पेपर. एग्जामिनेशन के ऊपर स्कोर करना ही है सबको, 60 के ऊपर. चलेगा? चलेगा, सबको पेपर पैटर्न समझा अपने को. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें आज का क्लास. आज का क्लास MCS पार्ट 1. चलिए, तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज का. हम लोग अब इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, हर क्लास हम सेम चीज रिपीट करने वाले नहीं है. सो डायरेक्टली चलते हैं अपने केसेस में. ठीक है, कौन सा केस नंबर देखना है अपने को? 31. पेज नंबर, पेज नंबर 35. आ गया. ठीक है, नाउ दिस केस इज मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास. ठीक है, ये वाला जो अपना केस है ना, दिस केस इज बेसिकली अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1985. ठीक है, ये केस कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं आया था ये केस. ये केस आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के अंदर. तो फिर हम लोग इसको कंपनीज एक्ट में क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? अगर ये केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का केस है तो हम लोग इसको कंपनी एक्ट के सेक्शन, कंपनीज एक्ट के सेक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग को आगे किसी और सेक्शन में पढ़ना चाहिए था ना, अदर इकोनॉमिक एक्ट्स वाले सेक्शन में पढ़ना चाहिए था, चैप्टर नंबर 3 में. तो हम लोग इसको चैप्टर नंबर 1 में क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तक अपने इनकम टैक्स के कुछ टैक्स देखे थे. तो इनकम टैक्स एक्ट भी अदर इकोनॉमिक एक्ट्स में आता, कंपनीज एक्ट में तो नहीं आता. फिर भी हम लोग वो सब केसेस यहां क्यों पढ़ रहे थे? कंपनी से रिलेटेड था, दैट्स ट्रू, बट इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी जो आएगा वो भी कंपनी से रिलेटेड होगा, इंडिविजुअल थोड़ी पढ़ेंगे वहां पे. हम लोग वो सब भी यहां पे इसलिए पढ़ रहे थे बिकॉज द केस वॉज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, नो डाउट अबाउट इट. बट केस में जो प्रिंसिपल होल्ड किया जा रहा था दैट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज लॉ. ठीक है, जैसे एक में हम लोग ने वो टी और शुगर वाला जो फर्स्ट केस अपने पढ़े थे, नहीं फर्स्ट नहीं केस नहीं, बच्चा एफ गुजदार वाला जो केस पढ़े थे वो था इनकम टैक्स से रिलेटेड. बट उसमें अपने क्या आइडेंटिफाई किया कि डिविडेंड इनकम इज नॉट इक्वल टू इनकम फ्रॉम टी. तो डिविडेंड इनकम में वो 60-40 वाला बेनिफिट नहीं मिलता है, चाहे आपको वो टी के ही बिजनेस से क्यों ना मिल रहा हो. राइट, तो हम लोग ने कंपनी लॉ का प्रिंसिपल उसमें एस्टैब्लिश किया था. राइट, वैसे ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही गए थे ये लोग, बट इसमें प्रिंसिपल कंपनीज लॉ का एस्टैब्लिश किया गया था. नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स, कंपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप कभी भी कब जाते हो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर डिस्प्यूट्स लेके, व्हाट आर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स? और डेफिशिएंसी इन सर्विस और डिफेक्ट्स इन गुड्स और
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये 3 चीज के लिए आप जाते हो। प्राइमरीली डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड डिफेक्ट्स इन गुड्स के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है सेकेंडरी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये जो मॉर्गन स्टैनली है, भाई ये जो मॉर्गन स्टैनली है, इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज इशू किए थे। ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज के लिए लोग ने अभी एप्लीकेशन मंगवाया था। ठीक है, सो हम कभी भी सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेशन मंगवाते हैं, एंड इफ आई एम अ लिस्टेड कंपनी, तो मेरे को अपना ऑफर डॉक्यूमेंट कहां देना पड़ता है? आई एम अ लिस्टेड कंपनी, सेबी के पास। आप सेबी के पास भेजोगे, वहां से अप्रूवल मिलता है, तभी आप ऑफर डॉक्यूमेंट बाहर निकालते हो। ठीक है, इन्होंने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट को सेबी के पास नहीं भेजा। ठीक है, प्लस इन्होंने कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे भी की, कुछ कुछ प्रोविजंस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया, एंड एप्लीकेशन मंगवा लिया। कई लोगों ने एप्लीकेशन फाइल भी की, जिसमें से एक इंसान था कार्तिक दास। यहां तक समझा? ठीक है, तो मॉर्गन स्टैनली को अपने कुछ शेयर्स या कुछ भी सिक्योरिटीज इशू करने थे। इशू करने के पहले अपने को ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, राइट? अगर हम लिस्टेड कंपनी है तो ऑफर डॉक्यूमेंट कहां से अप्रूव कराना पड़ता है? सेबी से। तो इन्होंने वो अप्रूवल नहीं लिया सेबी से, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इन्होंने जो किया, इन्होंने कुछ प्रोविजंस ऑफ लॉ को ऊपर नीचे किए थे। ऐसा नहीं था कि बस एक ही गलती की थी, और भी कुछ कुछ प्रोविजंस ऑफ लॉ ऊपर नीचे किए गए थे। ठीक है, और इन्होंने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप सबने मिलकर अप्लाई किया। ठीक है, अभी तक पता नहीं चला है किसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ है, मतलब अभी अलॉटमेंट स्टेज आया नहीं है। तो मतलब कार्तिक दास को भी अभी भी एक भी अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। कार्तिक दास भी अभी भी बस एक एप्लीकेंट ही है, उन्होंने बस एप्लीकेशन फाइल की है। ठीक है, कार्तिक दास बोले कि आप जो हमें सिक्योरिटीज दे रहे हो, देयर इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस, बट देयर इज अ डिफेक्ट इन गुड ऑल्सो, एंड देयर इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, उन्होंने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू द गुड्स दैट यू आर शेयरिंग। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स के डेफिनेशन में क्या शेयर्स बॉन्ड्स आते हैं? आते हैं। पढ़ के आए हो? ठीक है, तो यहां पे कार्तिक दास ने बोला अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये जो शेयर्स आप मेरे को दे रहे हो दोज आर गुड्स, एंड क्योंकि आपने गुड्स मेरे को प्रोविजंस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए नहीं दिया, इसीलिए देयर इज अ डिफेक्ट इन द गुड्स, एंड हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आए हैं। समझा आपको? समझा आपको? सबको समझा फैक्ट्स? किसी को भी डाउट? कार्तिक दास का बोलना है आपने जो शेयर्स अभी इशू कर रहे हो, आप जो शेयर्स इशू कर रहे हो, दोज आर गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड क्योंकि आप ऑफर डॉक्यूमेंट अभी तक वहां से अप्रूवल नहीं लिए हो और भी प्रोविजंस को वायलेट करके रखे हो, इसलिए इन गुड्स में डिफेक्ट है। सिंस देयर इज अ डिफेक्ट इन गुड्स एंड आई एम अ कंज्यूमर, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आए हैं अपने लिए कॉम्पेंसेशन डैमेजेस जो भी मांगना मांगने के लिए। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली का स्टैंड ये था कि सुनिए, आई अंडरस्टैंड कि हम लोग ने अप्रूवल नहीं लिया, वो हमारी गलती, और भी जो हम लोग ने प्रोविजंस वायलेट किए वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे, चलो एक बार के लिए, वो भी हमारी गलती, बट आप जिस फोरम के पास आए हो और जिस एक्ट के अंडर आए हो वो गलत है। क्यों? क्योंकि 2 रिक्वायरमेंट्स होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आने के लिए। फर्स्ट, जो बंदा जा रहा है वो कंज्यूमर है, एंड सेकेंड, जिसके लिए जा रहा है इट्स जो चीज के लिए जा रहा है इट्स ईदर अ डेफिशिएंसी इन सर्विस और अ डिफेक्ट इन गुड्स। यहां पे ना तो आप जो चीज लेके आए हो वो गुड्स है, बिकॉज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, और अगर आपको अलॉट ही नहीं हुआ है तो आप कंज्यूमर भी नहीं हो। समझा? मॉर्गन स्टैनली का ये कहना था। सबको समझा फैक्ट्स? सबको? किसी को भी डाउट है कहीं पे भी? पक्का? चलिए बताइए कोर्ट क्या होल्ड करेगा। नीचे वाले कोर्ट ने ये मतलब एनसीडीआरसी ने तो कार्तिक दास के फेवर में होल्ड किया, तभी तो ये लोग ने इस फोरम में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। मॉर्गन स्टैनली ने, एनसीडीआरसी ने कार्तिक दास के फेवर में दिया। एनसीडीआरसी ने बोला हाँ ये कंज्यूमर भी है, ये गुड भी है, एंड देयर इज अ डिफेक्ट इन गुड, कॉम्पेंसेट करो इनको। श्योर? किसी को भी नहीं लगता कि यस इट इज अ प्रॉपर केस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? थोड़ा सा भी नहीं लगता यार? चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही होल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, आप एक बार अलॉटमेंट हो जाता उसके बाद आते तो आपका हम मान लेते बात, बिकॉज तब तक आपका शेयर्स गुड्स बन चुका था एंड आप कंज्यूमर बन चुके थे।
ठीक है, अभी तक वो शेयर्स आपको अलॉट नहीं हुआ है, विच मीन्स वो गुड्स ही नहीं है। और अगर आपको गुड्स ही नहीं मिले मॉर्गन स्टैनली से, तो आप उसके कंज्यूमर कैसे हुए? ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केवल एक कंज्यूमर ही आ सकता है, कोई प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर नहीं आ सकता। जो आगे जाके कंज्यूमर बन जाएगा वो नहीं आ सकता। जब तक आप कंज्यूमर नहीं बनते हो तब तक आप नहीं आ सकते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो उन्होंने बोला पहली बात तो आप कंज्यूमर नहीं हो, दूसरी बात ये डिफेक्ट इन गुड्स नहीं है बिकॉज शेयर्स गुड्स बने ही नहीं अभी तक, इसलिए आपका पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल। समझा सबको? ठीक है, तो इसलिए इट वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ मॉर्गन स्टैनली, राइट? चलिए देखते हैं आपने क्या दिया है। द एप्लेंट मेड अ पब्लिक इशू इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक टू इट्स म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, शेयर्स वेज नहीं दिए थे, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स थे। ठीक है, जो भी हो, शेयर्स और डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स हो, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट तो सेबी से अप्रूव करवाना ही पड़ता है। ठीक है, द रेस्पोंडेंट ब्रॉट अ कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीकिंग टू रिस्ट्रेन द पब्लिक इशू ऑन द ग्राउंड दैट एप्लेंट्स ऑफरिंग सर्कुलर वाज नॉट अप्रूव्ड बाय सेबी। उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया था सेबी का अभी तक। ठीक है, एंड दैट देयर वर सेवरल इरेगुलरिटीज, बोलना और भी प्रोविजंस को उन्होंने ऊपर नीचे किया था, तो देयर वर सेवरल इरेगुलरिटीज, that the basis of allotment was arbitrary and unfair and the appellant was seeking to collect money by misleading people। ये सारे allegations लगाए गए थे। समझा? तो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट को अप्रूवल नहीं लिया, आपने और भी प्रोविजंस को वायलेट किया है, साथ ही साथ आप किस बेसिस पर अलॉट कर रहे हो वो तो बताओ। जनरली अपने क्या प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट करते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने प्रोरेटा बेसिस पे नहीं किया, यहाँ पे लोग ने कुछ रैंडम ही तरीके से अलॉट किया, तो अलॉटमेंट वाज आर्बिट्ररी। ठीक है, सो इन सबको मिला जुला के कार्तिक दास ने बोला ये पैसा खाने का कर रहे हैं, इनको पब्लिक का पैसा खाना है, सो ये पब्लिक इशू शुड बी स्टॉप्ड। एप्लेंट कंटेंडेड, एप्लेंट बोले तो कौन? मॉर्गन स्टैनली ना, अपील मॉर्गन स्टैनली लेके गए। ठीक है, तो एप्लेंट कंटेंडेड दैट दिस अफोरसेड कंप्लेन अंडर द कोपरा कुड नॉट बी मेंटेन्ड। एक बार आप ये चीज प्रूव कर देते हो कि आपके अगेंस्ट जो कंप्लेन आया है या जो सूट आया है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, आपको उसके बाद कुछ प्रूव करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। मेंटेनेबल नहीं है मतलब कोर्ट उसके ऊपर दिमाग लगा ही नहीं सकती, कोर्ट उसको कंसिडर कर ही नहीं सकती, कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकती। तो जब कोर्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं करिए, कंसिडर ही नहीं करेगी, तो हम क्यों माथा लगा के उनको बोले कि देखो भाई गलती से अप्रूवल नहीं लिया, या वो सब मेरे को बोलना ही नहीं है। समझा आपको? तो उन्होंने बस एक ही बात बोली कि कंज्यूमर कंप्लेन इज नॉट मेंटेनेबल, खत्म बात। जैसे ही प्रूव हो गया नॉट मेंटेनेबल, आगे मेरे को कुछ प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज कोर्ट आगे कुछ देखेगी ही नहीं। समझा आपको? ठीक है, सो इनका क्या कहना था, अगर आपको कोपरा के अंदर कंप्लेन मेंटेन करना है तो देयर हैज टू बी सम डिफेक्ट इन गुड्स और सम डेफिशिएंसी इन सर्विस। ठीक है, इन द इंस्टेंट केस शेयर्स हैड नॉट बीन अलॉटेड, शेयर्स अभी तक अलॉट नहीं हुआ था, केवल एप्लीकेशन आया था, एंड हेंस वो लोग गुड्स का स्टेटस नहीं पाए थे, क्योंकि आप लोग नहीं बोला ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर अलॉटमेंट के बाद गुड्स बनते हैं। तो अगर वो शेयर्स गुड्स ही नहीं बने थे, अगर वो यूनिट्स गुड्स ही नहीं बने थे, तो वहां पे डिफेक्ट ऑफ गुड्स होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो क्या अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि मॉर्गन स्टैनली जो किया ठीक किया और उसके अगेंस्ट आप केस लेके नहीं जा सकते? लेके जा सकते अंडर व्हाट? तो अंडर द सेबी रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस वायलेट किया है आप उसके अंदर जाओ, तेजी दिखा के कोपरा के अंदर आने का काम नहीं है। ठीक है, कोपरा के अंदर आफ्टर अलॉटमेंट आना, अभी फिलहाल सेबी रेगुलेशंस जो वायलेट किए गए उसके अंदर जाओ ना, उसके अंदर आप जा सकते हो, यहां पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमारे अपील का क्वेश्चन तो बस इतना था कि कोपरा के अंदर आ सकते हैं कि नहीं, तो हम उतना ही आंसर करेंगे, हम आगे जाके नहीं देखेंगे उन्होंने सही किया गलत किया, वो सब नहीं देखना है, आ सकते हैं या नहीं। इन्होंने बोल दिया नहीं आ सकते, बिकॉज द कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ मॉर्गन स्टैनली। क्या बोला कोर्ट? दैट टिल द अलॉटमेंट टेक्स प्लेस शेयर्स डू नॉट एग्जिस्ट, therefore at the stage of application shares are not goods। एप्लीकेशन के स्टेज में शेयर्स को हम गुड्स कंसिडर नहीं करते। ओनली आफ्टर अलॉटमेंट राइट्स अराइज एज पर दी whatever। ठीक है, जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक वो इंसान जिसने एप्लीकेशन दिया है इज अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, इज अ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर, इज अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर। समझा? वो उस समय मेंबर भी नहीं होता, कंज्यूमर भी नहीं होता और इन्वेस्टर भी नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है। आपने एप्लीकेशन दिया, दैट्स स्टिल एन ऑफर ना, कॉन्ट्रैक्ट से टर्म्स में सोचो तो वो मेरे लिए केवल ऑफर, अभी हम एक्सेप्ट करेंगे उसको, एक्सेप्ट करने के बाद आपका मेंबरशिप आएगा, राइट? अच्छा, एप्लीकेशन ऑफर होता है या ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफर होता है? हम एक कंपनी है,
हम ऑफर डॉक्यूमेंट दिए आपको, आप एप्लीकेशन दिए, फिर हम एक्सेप्ट किए, तो इसमें ऑफर क्या है? तो फिर ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है? जो ऑफर डॉक्यूमेंट है इज एन इनविटेशन टू ऑफर, जिसपे आप ऑफर देते हो। मेरे पे डिपेंड करता है मेरे को एक्सेप्ट करना है या नहीं, राइट? राइट? तो यहां पे जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक गुड्स तो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कंज्यूमर कहां से हुए? ठीक है, तो वही है, सिंस द शेयर्स कुड नॉट बी टर्म्ड एज गुड्स, द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कुड ऑल्सो नॉट अटेन द स्टेटस ऑफ बीइंग कंज्यूमर्स। अगर आप कंज्यूमर ही नहीं है तब तो आप कोपरा के अंदर आ ही नहीं सकते। ठीक है, एंड दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर कंप्लेन। इन्होंने एक और कंप्लेन किया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का, राइट है? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक बहुत बड़ा रिक्विजिट होता है कि आप कुछ ट्रेड कर रहे हो एंड उसमें आप अनफेयर हो। अब ट्रेड मतलब क्या? अगर मेरी बिल्डिंग की कंपनी है, बिल्डिंग बनाने की कंपनी, तो मेरा ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? बिल्डिंग बनाना, या अगर हम मान लो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आ गया था उसको इन्वेस्ट कर लिए थे। ट्रेड मतलब क्या होता है? जो हम रोज का काम धाम करते हैं, या हम अगर एंसिलरी कुछ भी करें वो। मेरा एग्जांपल ले लो, राइट नाउ अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो एम आई अ स्टूडेंट और एम आई अ टीचर? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। टीचर इज माई पार्ट टाइम थिंग राइट नाउ फॉर दिस ईयर, राइट? सो मेरा मेन अभी भी स्टूडेंट ही है। तो वैसे ही किसी भी इंसान का, अब मान लो कोई एक बिल्डर हो, वो हटाओ, मान लो कोई कंपनी सेक्रेटरी हो जो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, लेकिन वो कोई कॉलेज में जा रहे हैं सुबह 1 घंटा पढ़ाने के लिए, तो उसका मेन बिजनेस क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। वो जो 1 घंटा पढ़ाने जा रहे हैं, दैट्स हिज एंसिलरी थिंग, राइट? नाउ अगर किसी इंसान को आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए अंडर डालना है, तो आप वो 1 घंटे का एंसिलरी थिंग के लिए नहीं डाल सकते, आपको उसको मेन ट्रेड के लिए डालना पड़ेगा। समझा? तो इस केस में द कोर्ट हेल्ड कि मॉर्गन स्टैनली का मेन काम म्यूचुअल फंड वाला नहीं था। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, इट्स नॉट अ म्यूचुअल फंड कंपनी। वो तो उनके पास ऐसी एक एंसिलरी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सो इट इज नॉट एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ईदर, बिकॉज दैट इज नॉट देयर ट्रेड। म्यूचुअल फंड्स फ्लोट करना उनका ट्रेड नहीं है। उन्होंने एक बार बस किया म्यूचुअल फंड फ्लोट, एंसिलरी वे में कर दिया। मॉर्गन स्टैनली का काम कुछ और है, वो उनका डेली बिजनेस कुछ और है। अगर वो अपने डेली बिजनेस में कुछ गड़बड़ करते हैं तब आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोल सकते हो। यहां पे म्यूचुअल फंड्स करना उनका डेली बिजनेस नहीं था, इट वॉज एन वन टाइम थिंग। तो वो वन टाइम थिंग के लिए आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं बोल सकते। समझा? सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाला चीज भी खत्म। किसी को डाउट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाले में? पक्का पीछे यहां पे क्लियर? इसलिए द कोर्ट डिसाइडेड दैट द कंप्लेन मेड बाय द रेस्पोंडेंट कुड नॉट बी मेंटेन्ड। उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझा ये केस सबको? सो जब तक आप कहीं पे अप्लाई किए हो, कहीं पे एप्लीकेशन डाले हो फॉर शेयर्स एंड शेयर्स आपको अलॉट नहीं हो जाता, आप उस कंपनी के कंज्यूमर नहीं बन जाते हो। आप उनके अगेंस्ट कंज्यूमर कंप्लेन लेके नहीं जा सकते। क्लियर? आज सब इतने ढीले ढीले क्यों? आज तो एसी भी चल रहा है यार रूम में। अच्छा, अब ठंड लग रही है। जब एसी नहीं चले तो गर्मी लगती है। ये बंद कर दे। इसको आप कर लो ना, चलेगा? ये चीज समझा आपको? चलो, ये चीज समझा, ये केस समझा। नेक्स्ट केस में जाए। अब केस नंबर 32। केस नंबर 32 इज प्रेसिडेंट स्लैश सेक्रेटरी जेके सिंथेटिक मजदूर यूनियन कोटा वर्सेस आरफात पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसको हम लोग एपीपीएल बोलेंगे, इतना लंबा नाम बार बार नहीं बोल सकते हम। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली मजदूर यूनियन वर्सेस एपीपीएल फॉर आवर डिस्कशन। अच्छा, मजदूर यूनियन वर्सेस एपीपीएल मतलब कौन किसके अगेंस्ट गया? मजदूर यूनियन इज व्हाट? एप्लेंट। मतलब इन रियलिटी मजदूर यूनियन मतलब कौन है? वो क्या है? वो एंटिटी क्या है? इट्स अ ट्रेड यूनियन। इट्स अ ट्रेड यूनियन। जेके सिंथेटिक्स का ट्रेड यूनियन का नाम है जेके सिंथेटिक मजदूर यूनियन। समझा? ठीक है, तो जेके सिंथेटिक्स एक कंपनी थी जिसका ट्रेड यूनियन ये केस किया था। किसके अगेंस्ट किया है? एपीपीएल के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहां तक पहुंचे कैसे। हुआ क्या था कि ये जेके सिंथेटिक्स है ना, ये हो गई थी सिक डिक्लेयर हो गई थी। सिक मतलब
फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं। अगर उसको और एक्सप्लेन करना है तो डेट्स पे ऑफ नहीं कर सकते, लाइबिलिटीज बढ़ गया, एसेट्स घट गया, ठीक है। मतलब बेसिकली सिक हो चुकी है कंपनी। अगर कंपनी सिक हो जाती थी बिफोर 2016 तो वो कहां जाती थी? सीका, सीका इज द एक्ट, सीका के अंडर कहां जाती थी? BIFR, ठीक है। तो सिक कंपनी थी तो अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट वो गई थी BIFR के पास, ठीक है। BIFR के पास जाते तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिवाइव करो। BIFR के पास जाते तो हम लोग ये बोलते देखो हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, मेरे पास एक पैसा नहीं बचा है, ठीक है। अगर किसी थर्ड पार्टी के पास बहुत पैसा बचा है तो उसको बोल दो, बहुत पैसा है तो उसको बोलो आके मेरे में पैसा लगाएगा, मेरी कंपनी को रिवाइव करेगा एंड अपना कंट्रोल लेके चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं। तो ये कंपनी JK सिंथेटिक्स चली गई थी BIFR के पास और इसका रिवाइवल चल रहा था, अभी खोज रहे थे हम लोग कि किस कैसे रिवाइव करना है, क्या करना है। इसी के बीच में इनके पास ना 3-4 जगह यूनिट्स थे। तो एक यूनिट था कोटा में, ठीक है। कोटा वाले यूनिट को इन्होंने सेल कर दिया टू अ कंपनी कॉल्ड AAPL, नहीं APPL, APPL है ना। कोटा वाले यूनिट को इन्होंने सेल कर दिया टू APPL। दैट इज हाउ APPL पिक्चर में आई है, ठीक है ना। हुआ क्या, APPL अपने इट वॉज अ डेड कंपनी, सिक कंपनी है भाई, गरीब कंपनी है। तो APPL ने भी क्या किया कि वो सोचा कि जो कोटा के यूनिट अब मेरे अंडर आ गया उसको हम बेच देते हैं एंड देन उससे जो भी पैसा आएगा उससे हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। JK सिंथेटिक्स से जब वो कोटा यूनिट खरीदी थी तो फ्री में तो नहीं खरीदी थी ना। मान लो JK सिंथेटिक्स को 1 करोड़ रुपया देके खरीदी, वो सोच रहे हम एक काम करते हैं APPL, ये इसका जो कोटा यूनिट है जो अभी हम खरीदे हैं JK सिंथेटिक्स से, उसको हम 2 करोड़ में बेच देते हैं, 2 करोड़ का हम कुछ और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कर सकता है, राइट। तो वो वहां पे इस कोटा यूनिट को करने लग गई सेल ऑफ। कोई प्रॉब्लम है क्या सेल ऑफ करने में? APPL खरीद चुकी है ना वो यूनिट को, तो सेल ऑफ तो कर ही सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पॉइंट पे कोटा यूनिट का जो ट्रेड यूनियन था, मतलब कोटा यूनिट के जो एम्प्लॉइज का यूनियन था, ट्रेड यूनियन, वो लोग इसके अगेंस्ट आवाज उठाए। वो लोग बोले कि APPL जो भी कोटा यूनिट का को बेच रही है वो ऐसे ही स्क्रैप के दाम पे बेच रही है, बहुत कम प्राइस से बेच रही है। इससे ज्यादा प्राइस से बेचना चाहिए था, इससे ज्यादा प्राइस शायद मिल सकता है उनको मार्केट में, बट वो ऐसे ही एकदम चिंदी भाव में बेच दे रही है। ये कोटा यूनिट का ट्रेड यूनियन बोल रहा है। ट्रेड यूनियन को क्या मतलब कितने में भी बेचे? ऑफ कोर्स उनका इंटरेस्ट है वहां पे, इसलिए उनका मतलब है ना, उनका तो इंटरेस्ट है, वहीं पे वो काम करते हैं। JK सिंथेटिक्स के कोटा यूनिट का ट्रेड यूनियन ये बात बोल रहा है, पूरा ओवरऑल नहीं बोल रहा। आप केस का नाम देखो एक बार, केस का नाम क्या है? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी JK सिंथेटिक मजदूर यूनियन कोटा। तो ये केस केवल कोटा का मजदूर यूनियन लेके आया है, कोटा का ट्रेड यूनियन लेके आया है। वो बोल रहा है कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी हमें पता है कि कंपनी डूबी पड़ी है, ठीक है, ये यूनिट भी डूबा पड़ा है, तो अगर आप ये यूनिट बेच रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एकदम स्क्रैप के भाव में बेचोगे, थोड़ा तो अच्छे भाव में बेचो, ठीक है। उन्होंने इसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर दी, ठीक है। कंप्लेन कहां फाइल की? उन्होंने BIFR के पास। BIFR के पास क्यों? बिकॉज JK सिंथेटिक्स ऑलरेडी BIFR के पास है। तो ट्रेड यूनियन सोचा कि भाई मेरा माई बाप तो JK सिंथेटिक्स था ना, तो हम BIFR को ही बोलते हैं मेरे को बचाने के लिए, ठीक है। BIFR ने APPL के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया और उनको बोला आप चिंदी भाव में मत बेचो, आपको जो भाव बेस्ट मिल सकता है आप उसी में बेचोगे, इतने कम दाम पे आप नहीं बेचोगे। समझा अभी तक का फैक्ट्स? एक बार रिपीट करते हैं। JK सिंथेटिक्स करके एक कंपनी थी जो सिक हो चुकी थी। सिक होने के बाद वो BIFR के पास गई एंड बोली कि मेरे को रिवाइव करो। यहां तक क्लियर है? उसका एक यूनिट था कोटा में जो उसने बेच दिया। वो बोला कि भाई मेरे से नहीं सक रहा है एकदम, APPL नाम की एक कंपनी, उसको हम बेच दे रहे, बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। APPL सोची कि भाई एक काम करते हैं, इस यूनिट को हम वापस किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं एंड उससे जो पैसा आएगा उसको हम कहीं और यूज करेंगे। तो उन्होंने उसको थर्ड पार्टी को बेच दिया, बट थर्ड पार्टी को जब बेचा तो बहुत ही कम प्राइस में बेचा, ठीक है, बहुत कम प्राइस में बेचा। तो इससे कोटा यूनिट के ट्रेड यूनियन वालों को हो गई चिढ़। वो लोग बोल रहे हैं आप हमारे यूनिट को इतना अंडर वैल्यूड प्राइस में नहीं बेच सकते, ठीक है। और लोग चली गई BIFR के पास। BIFR को बोली कि देखो भाई आप JK सिंथेटिक्स का सब देख रहे हो, ठीक है, हम भी JK सिंथेटिक्स वाले ही है, कोटा यूनिट भी JK सिंथेटिक्स वाली थी, ठीक है, उसको देखो APPL कितने कम भाव में बेच रहा है, आप APPL को रोको, ठीक है। BIFR ने ऑर्डर पास कर दिया, बोला APPL तुम इतने कम दाम में नहीं बेच सकते, तुमको ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा। यहां तक समझा सबको?
ठीक है, एपीपीएल बोली कि बीआईएफआर आप होते कौन हो मेरे को ऑर्डर देने वाले, आपको जुरिस्डिक्शन किस एक्ट के अंडर मिला है? सी का एक्ट कैसी कंपनीज को गवर्न करता है? क्या एपीपीएल सिक है? एपीपीएल तो सिक नहीं है, सिक तो जेके सिंथेटिक्स है, राइट? एपीपीएल बोल रहा है आपका जितना जुरिस्डिक्शन है वो सिक कंपनीज तक ही है, आप सिक कंपनीज तक ही रहो, ज्यादा हमारे जैसे हेल्दी कंपनीज के ऊपर आने का जरूरत नहीं है, ठीक है? बीआईएफआर बोला तुम ऐसे कैसे मेरे से बात कर सकते हो, आई एम एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, हम कौसाई जुडिशियल अथॉरिटी है, मेरे से थोड़ा तरीका से बात करो, हम कर सकते हो ऑर्डर पास तुमसे, तुम्हारे अगेंस्ट भी, बिकॉज तुमको अल्टीमेटली वो यूनिट जेके सिंथेटिक्स से मिली है जिसके ऊपर मेरा जुरिस्डिक्शन है, ठीक है? एपीपीएल बोल रहा है अरे भाई आपका जुरिस्डिक्शन जेके सिंथेटिक्स पे है क्योंकि वो सिक कंपनी है, मेरे जैसी हेल्दी कंपनी के ऊपर आपका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम आपका ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे। सो यहां पे द क्वेश्चन जो इस अपील में आया है वो ये है कि क्या बीआईएफआर को जुरिस्डिक्शन है किसी हेल्दी कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर पास करने का? समझा आप लोग को? पीछे समझा? अभी पूरा कहानी हमको इसलिए करना पड़ा बिकॉज नहीं तो आप लोग बोलते एपीपीएल आया कहां से। यहां पे इस ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसने कोटा को यहां बेचा, इसने आगे बेच दिया, उसका कोई मतलब नहीं हमारे केस से। हमारे केस का क्वेश्चन इतना सही है कि क्या बीआईएफआर किसी हेल्दी कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है, कोई भी ऑर्डर, और अगर वो कंपनी रिलेटेड हो सिक कंपनी से तो बताओ। कितने लोग बोल रहे हैं इस केस में कर सकती है एपीपीएल के अगेंस्ट? 1 ऊपर जाना पड़ेगा, इसीलिए तो मजदूर यूनियन बीआईएफआर के पास आया है, कर सकती है, तो आप भी बोल रहे हो कर सकती है, तो कितने लोग बोल रहे हैं? 1 2, बाकी क्यों नहीं कर सकती? सेपरेट है, ओके। ओके, कोर्ट ने भी यही होल्ड किया कि भाई सीका के अंडर, सबसे पहले तो सीका के अंडर क्लियर कट लिखा हुआ है कि बीआईएफआर के पास जुरिस्डिक्शन केवल सिक कंपनी से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्टली एपीपीएल के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते, ठीक है? तब फिर मजदूर यूनियन बोला अच्छा डायरेक्टली तो नहीं कर रहे बट हमारा यूनिट तो है उनके पास, जो आप बोल रहे हो जेके सिंथेटिक्स का यूनिट तो है, तो उस हिसाब से इनडायरेक्टली कर सकते। बीआईएफआर ने बोला नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते बिकॉज वो यूनिट सेल ऑफ हो चुका था। एक बार सेल ऑफ कर दो, अगर हम अपना कोई सामान आपको बेच दिए तो क्या वो सामान मेरा बचता है? उसके बाद वो सामान आपका हो जाता है। अगर आप हेल्दी कंपनी हो तो वो सामान के साथ आप जैसे भी डील करो, हम कौन होते बोलने वाले, राइट? तो द कोर्ट हेल्ड कि बीआईएफआर को एकदम जुरिस्डिक्शन नहीं होता है किसी भी हेल्दी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए। समझा? अब नाउ ये क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, लोग डायरेक्टली भी पूछ सकता है एग्जाम में, डज द बीआईएफआर हैव एनी जुरिस्डिक्शन ऑफ पासिंग एनी ऑर्डर अगेंस्ट अ हेल्दी कंपनी, ठीक है? तो उस केस में आप वापस ऐसे ही लिखोगे, नो इट डज नॉट बिकॉज इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ मजदूर यूनियन वर्सेज एपीपीएल दैट अ सिक कंपनी the BIFR can pass orders only against a sick company and not against a healthy company, ठीक है? फिर एक दो लाइन में फैक्ट समझा देना और वापस ये चीज लिख देना, ठीक है? सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल के ऊपर, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है? तो एक होता है आपको पूरा फैक्ट्स देगा प्रॉपर, तो उसमें हम लोग आईरैक रूल फॉलो करेंगे, और एक होगा जहां आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल पूछा जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है बिकॉज इस केस में ऐसा होल्ड किया गया था, खत्म बात। समझा आपको? ठीक है, चलिए देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जेके सिंथेटिक्स वाज डिक्लेयर्ड अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। उसका रिहैबिलिटेशन स्कीम जब प्रोसेस में था तो कंपनी ने अपने कोटा यूनिट को रिस्पोंडेंट्स को बेच दिया, एपीपीएल को बेच दिया, ठीक है? उसके बाद रेस्पोंडेंट्स दैट इज एपीपीएल ने कोटा यूनिट के एसेट्स को और आगे बेच दिया किसी और को, राइट? एपीपीएल कोटा को किसी और को बेच रही है ना। BIFR took note of this transaction on complaints that sale of assets was being done as waste or scrap by respondent. BIFR के पास मजदूर यूनियन गई कंप्लेन लेके कि जो हमारे असेट्स, कोटा वाले असेट्स को बेचा जा रहा है वो वेस्ट में बेचा जा रहा है, ठीक है? तो आप कुछ करो। BIFR held that the interest of workmen have to be safeguarded and passed certain orders against the respondent.
बीआईएफआर ने ऑर्डर्स किसके अगेंस्ट पास किया? कौन रेस्पोंडेंट? एपीपीएल के अगेंस्ट. The respondent contended that jurisdiction of BIFR extended to SIC companies only. They said since they were not a SIC company, BIFR could not pass any order against them. उनका बस इतना ही कहना है, BIFR का उतना ही है कि वो SIC कंपनीज तक ही ऑर्डर पास कर सकती है. हम तो SIC कंपनी नहीं है, तो आप मेरे ऊपर अपना नहीं चला सकते. The court decided in the favor of the respondents. मतलब कोर्ट ने भी यही चीज होल्ड किया कि सीका का सेक्शन 22A क्लियरली बोलता है कि बोर्ड कैन इशू अ डायरेक्शन टू नॉट डिस्पोज ऑफ असेट्स ओनली टू अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी. ठीक है. एंड सिंस हमारा रेस्पोंडेंट एपीपीएल वाज नॉट अ सिक कंपनी, बीआईएफआर उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता था. क्लियर? चलेगा? चलिए अगला केस देखें. अरे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. कितने लोग यहां पे लॉ स्टूडेंट्स हैं? ओके ठीक है. आपको ये केस थोड़ा मतलब इजीली समझ में आ जाएगा. ऐसा नहीं है बाकी लोग को नहीं समझ में आएगा, बट आप लोग को मतलब ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ था नहीं वैसा. एनीवे कम बैक. चलिए लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अपना है उसमें पार्ट 3 किस बारे में बात करते हैं? आईएलजीएल में तो पढ़ के आए हो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 बोलो. अरे टेक अ गेस. फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. सो पार्ट 3 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स. कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई आर्टिकल्स बताओ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है. 14 टू इक्वालिटी. 15 इसी के साथ आ जाता है. 21. सो बेसिकली वो सारे फंडामेंटल राइट्स ही है. पार्ट 3 के अंदर जितने आते हैं ना सब फंडामेंटल राइट्स है. उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. 14, 19, 21. इन दोनों को हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल. ठीक है. ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. 14, 19, 21. 14 डील्स विथ इक्वालिटी, right to equality. 19 is right to freedom. 21 is life and personal liberty. ठीक है. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है. सो 14 बोलता है किसी भी इंसान के अगेंस्ट आप इनइक्वालिटी नहीं कर सकते हो, किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा. ट्रीट इक्वल्स एज इक्वल्स एंड अनइक्वल्स एज अनइक्वल्स. So that is why we have special provisions for reservations for women and caste based reservation वगैरह वगैरह वो सब चीज़ है. 19 बोलता है right to freedom, freedom of speech expression, residence, occupation, traveling वगैरह वगैरह. ठीक है. एंड 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. हर इंसान को राइट टू लाइफ है. इस लाइफ के अंदर आपका राइट टू स्लीप, राइट टू ईट, राइट टू ब्रीथ, राइट टू वॉक, राइट टू सब हजारों राइट्स है उसके अंदर. राइट टू प्रिवेसी, राइट टू मैरी, राइट टू हैव किड्स, सब चीज उसके अंदर आ जाता है. ठीक है. नाउ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बात बोलता है कि एवरी पर्सन, मतलब नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वगैरह वगैरह. ठीक है. यहां बोलता है एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ वगैरह वगैरह. एंड यहां पे वापस बोलता है एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. मेरा पहला क्वेश्चन, क्या यहां पे पर्सन और यहां पे सिटीजन यूज किया गया है, गलती से किया गया है या जान के किया गया है? अगर जान के किया गया है तो क्यों किया गया है? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए तब. नहीं तो ऐसे थोड़ी मतलब B.R. अम्बेडकर जी को मन के चल एक जगह पर्सन है फिर सिटीजन, फिर पर्सन, फिर सिटीजन. कुछ डिफरेंस है क्या पर्सन एंड सिटीजन में? पर्सन इंक्लूड्स एवरीवन, सिटीजन इंक्लूड्स जहां आप रहते हो. तो फिर रेसिडेंट क्या होते हैं? जो 18+ है वो सिटीजन होते हैं. तो 18 के कम वाले एलियंस. सिटीजनशिप किसके थ्रू सिटीजनशिप मिलता है अपने को?
ये सब कहाँ लिखा हुआ है? इनकम। वन इज द सिटीजनशिप एक्ट, अनदर कहां से मिलता है हम लोग को सिटीजनशिप? बाय बर्थ। कहां लिखा हुआ है कि बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल सकता है? डोमिसाइल। रुकिए, एक होता है पर्सन, एक होता है सिटीजन, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नेशनैलिटी। पहले तो ये चार का डिफरेंस बता दो मेरे को, उसके बाद अपने डोमिसाइल में जाएंगे। पर्सन मीन्स एनी इंडिविजुअल, बॉडी, कॉर्पोरेट वगैरह वगैरह सब चीज जो अपने पढ़ते आए तब से, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, सब जगह। क्या कंपनी पर्सन है? कंपनी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। गुड। अब आ जाइए आप रेसिडेंट के ऊपर। रेसिडेंट मतलब जो रहता है, जो 2 दिन भी आके इंडिया में रहा, इंडियन रेसिडेंट। सो वो रेसिडेंट का आपने फिक्स किए हुए कि 1 साल में इतना दिन रहना चाहिए, वैसे वैसे करके। सो रेसिडेंट भी समझ आ गया अपने को। क्या कोई यूएस का इंसान अगर इंडिया में 180 डेज के ऊपर रह रहा है तो वो इंडियन रेसिडेंट बन जाएगा? वो बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप अलग अलग चीजें होती है। जरूरी नहीं है कि कोई सिटीजन है तो ही उसको रेसिडेंस मिलेगा, ठीक है। बहुत इंडियन सिटीजन होते हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, जिनको हम लोग एनआरआईज बोलते हैं। तो दे आर नॉट इंडियन रेसिडेंट्स बट दे आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो अब बता दो सिटीजन्स क्या होता है फिर? अच्छा पहले ये बता दो नेशनैलिटी क्या होता है? ओके, सो इफ माय किड्स इन फ्यूचर आर बोर्न इन यूएस, दे आर यूएस nationals. Where your origin. Nationality is basically where your roots are from. ठीक है. So Indian national, Satya Nadella is an Indian national, but ना तो वो Indian resident है ना वो Indian citizen है. मतलब Indian origin, person of Indian origin basically. ठीक है. So कहां से आपके रूट्स आए हैं, दैट बिकम्स योर नेशनैलिटी. अब कंपनी के रूट्स कहां से आए वो हम लोग कैसे जानेंगे? कंपनी कहां इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी के पास नेशनैलिटी भी होती है, कंपनी के पास रेसिडेंस भी होता है, कंपनी इज अ पर्सन ऑल्सो. अब सिटीजनशिप बताओ, व्हाट इज सिटीजनशिप? जिसको राइट होता है वोट करने का. तो अगर हम मान लो हम आज तक ऑनेस्टली कभी वोट नहीं डालते, नॉट अ सिटीजन, राइट. तो हाउ डू वी डिटरमिन किसको है राइट? दैट्स द पॉइंट. राइट टू वोट कम्स आफ्टर सिटीजनशिप. जिसको जिसको सिटीजनशिप है उनको उनको राइट टू वोट है. सिटीजनशिप किसको किसको है पता चलेगा. कौन से एक्ट के अंदर है? एक तो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ये 2 जगह होती है जहां पे अपने सिटीजनशिप का बात करते हैं. तो सिटीजनशिप इज नॉट समथिंग जो आपको इनहेरेंटली मिलता है. सिटीजनशिप इज अ स्टेटस जो आपको दिया जाता है बाय लॉ, ठीक है. जैसे इंसॉल्वेंसी इज नॉट समथिंग जो आपको बैंक्रप्सी इज नॉट एन इनहेरेंट थिंग. आपको बैंक्रप्सी का स्टेटस मिलता है, ठीक है. इंसॉल्वेंसी इज एन इनहेरेंट थिंग, वो आप खुद हो जाते हो. वैसे ही सिटीजनशिप का आपको स्टेटस बाय लॉ दिया गया है. अगर लॉ बोल रहा है कि XYZ ये 3 फैक्टर्स वाले लोग सिटीजन होंगे तो वही लोग सिटीजन होंगे. आप जाके लड़ नहीं सकते हो कि नहीं इसके अलावा चौथा एक और बनाओ मेरे लिए. यू कैन डू दैट फॉर सिटीजन्स, ठीक है. तो सिटीजनशिप आप 2 तरीके से ले सकते हो, एक सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 के अंदर, ठीक है. इन दोनों के अंदर में जो अगर फैक्टर्स दिए गए, अगर आप उन फैक्टर्स पे आते हो तो आप सिटीजन हो. क्या कंपनीज पे ये फैक्टर्स अप्लाई करते हैं? कंपनी डज नॉट हैव सिटीजनशिप ओनली, ठीक है. सो ये कंपनीज पे अप्लाई नहीं करते. यहां तक क्लियर हो गया. सो पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी कैन बी अ नेशनल, कंपनी कैन बी अ रेसिडेंट, बट कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है. स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया के जो 2 प्रोविजंस जिससे आपको सिटीजनशिप मिलता है वो कंपनीज को कवर ही नहीं करते, ठीक है. वो केवल इंडिविजुअल्स को ही कवर करते हैं. यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है. नाउ इस केस में क्या हुआ था, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो. अंडर विच आर्टिकल? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट, आर्टिकल 32 एंड 226. तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप आर्टिकल 32 के लिए साथ जाते हो, हाई कोर्ट के पास आप आर्टिकल 226 के साथ जाते हो, ठीक है. नाउ इस केस में एक कंपनी गई सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32,
ठीक है, एंड वो बोल रही है कि मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट किया गया है, मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच कम्स अंडर आर्टिकल 19 वायलेट किया गया है। क्या कंपनी को राइट है जाने का? क्यों? बिकॉज इट्स नॉट अ सिटीजन एंड आर्टिकल 19 के राइट्स आर प्रोवाइडेड टू ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 32 के अंडर वो जा सकती थी क्या? आर्टिकल 32 के अंडर हर पर्सन को जाने का राइट है। सो आप आर्टिकल 32 के अंडर जा सकते हो, बट आप 19 का इंफ्रिंजमेंट लेके नहीं जा सकते। आप आर्टिकल 32 के अंदर जाओ 14 का इंफ्रिंजमेंट बोल के, चलेगा। आप आर्टिकल 32 के अंदर जाओ 21 का इंफ्रिंजमेंट बोल के, वो भी चलेगा। आप आर्टिकल 32 के अंदर 19 का इंफ्रिंजमेंट लेके नहीं जा सकते। समझा सबको? समझा? 14, 19, 21, 32 ये हम इसलिए समझा रहे बिकॉज मेरे पिछले बैच में जब हम टेस्ट लिए थे तो बहुत देर तक डिस्कशन चला था इसके ऊपर, बट एंड में टेस्ट में लोगों ने लिखा कंपनी डज नॉट हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इट इज रॉन्ग। A company can approach the court under Article 32, but not for violation of Article 19. समझा सबको? पक्का? कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लो, एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ भी हो सकता है डाउट, इट्स ओके। पक्का? ठीक है, तो कंपनी क्यों नहीं आर्टिकल 19 के अंदर जा सकती है? बिकॉज इट इज नॉट अ सिटीजन एंड आर्टिकल 19 इज ओनली फॉर सिटीजन्स। ठीक है, कंपनी कैन गो अंडर आर्टिकल 14 बिकॉज कंपनी इज अ पर्सन एंड आर्टिकल 19 इज प्रोवाइडेड फॉर पर्सन्स। आर्टिकल 21 is also there for persons. Article 32 is also there for persons. But Article 19 is not provided to persons. It is provided to the citizens of India only. And the company is not a citizen of India. So उनको वो rights ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, देखते हैं अब अपने फैक्ट्स। इस केस में क्या हुआ था, सेल्स टैक्स अथॉरिटीज ने कंपनी जो अपनी पेटिशनर है, रिट पेटिशन है यहाँ, एपेलेंट नहीं है, तो रिट पेटिशन है, तो पेटिशनर एंड रेस्पोंडेंट। सो जो पेटिशनर है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनको सेल्स टैक्स के लिए कुछ कुछ क्या बोलते हैं असेस किया था एंड नोटिस इशू किया था। जो भी नोटिस था उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेशन इट वाज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। उन्होंने बोला हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, या हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड ही है, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो कि आर्टिकल 19(1)(g) में दिया गया है वो वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, वो बोल के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सेल्स टैक्स ऑफिसर्स ने बोला ठीक है तुम सुप्रीम कोर्ट आ गए और 32 के अंदर अलाउड है, बट तुम 19 का वायलेशन कहां से लेके आ रहे हो? तुमको 19 का राइट्स है भी, राइट्स होगा तब ना वायलेशन लेके आओगे, तुम 19 का वायलेशन लेके कैसे आ रहे हो? द कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट। दे हेल्ड कि यस कॉर्पोरेशंस को 19 के राइट्स नहीं होते। ठीक है, देखिए, whenever any particular right is to be enjoyed by a citizen of India, the Constitution takes care to use the expression any citizen or all citizens. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाले मेकर्स को चाहिए था कि ये राइट सिटीजन्स एंजॉय करे तो उन्होंने वहां पे सिटीजन्स यूज किया। अगर वो चाहते थे कि ये राइट सब लोग एंजॉय करे तो उन्होंने वहां पे एनी पर्सन यूज किया है, जैसे हम लोग ने 14 एंड 21 में देखा। राइट, आर्टिकल 19 यूजेस द वर्ड एनी सिटीजन and hence it is to be enjoyed by only citizens. Corporations do not have any citizenship, so they are not citizens of India, so they cannot enjoy these rights. अगर आप ये rights enjoy नहीं कर सकते तो आपके वो rights violate ही कहाँ से होंगे, because ये rights आपको मिला ही नहीं है, इसलिए the petition was not maintainable. Clear? समझा? ठीक है, सो प्लीज ये चीज याद रखिएगा। ये चीज हम लोग सबको पता है कि हम लोग पढ़ के आए कि अ कंपनी हैज अ नेशनैलिटी बट अ कंपनी डज नॉट हैव अ सिटीजनशिप। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको आर्टिकल 19 के राइट्स कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो आप कभी ये नहीं जाके बोल सकते कि मेरे को फ्रीडम ऑफ ट्रेड है या मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। यू कांट से दैट बिकॉज आपको राइट्स ही नहीं है। समझा? पक्का? किसी को भी डाउट है कॉन्स्टिट्यूशन का किसी पार्ट को लेके जो अभी हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू दैट? या 370 उठा के नहीं लाना। डाउट किसी को भी नहीं? केस समझा? सो केस का जिस्ट क्या था कि क्या एक कंपनी या कॉर्पोरेशन आर्टिकल 19 के राइट्स एंजॉय कर सकती है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन एंड आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी एपीपीएल ही है।
आइए नेक्स्ट केस. ये केस इज अगेन समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विथ. इसका भी जजमेंट से आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड. ठीक है. द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आंध्र प्रोविंशियल पॉटरीज लिमिटेड. ठीक है. स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आंध्र प्रोविंशियल पॉटरीज लिमिटेड. इट्स एन अपील. ठीक है. अपील है तो ये है एपेलेंट अपना और ये रेस्पोंडेंट. देखो तो कौन सा अपील है. दैट इज वाई एक पार्टी कौन है, स्टेट है. कल हम बताए थे ना, क्रिमिनल केसेस में एक पार्टी विल ऑलवेज बी द स्टेट. दैट इज वाई यहां पे एक पार्टी स्टेट है. समझा, समझा आपको. नाउ अब ये बताइए, कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स के ऊपर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी 1956 एक्ट के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि एक बार आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब चीज जनरल मीटिंग में अप्रूव हो जाए तो उसको आपको आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है. अगर कोई डायरेक्टर फाइल ना करे तो उस डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट किया जाएगा. सो इट वाज मेड अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द 1956 एक्ट. ठीक है. वापस सुनिएगा, हर डायरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप एक बार आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सब चीज अप्रूव हो जाए इन द एनुअल जनरल मीटिंग, आप उसको आरओसी के साथ फाइल कर दो. अगर फाइल नहीं करोगे तो आपको इंप्रिजमेंट भी दिया जाएगा एंड आपको फाइन भी लगाई जाएगी. ठीक है. इंप्रिजमेंट एंड फाइन आर फॉर क्रिमिनल, पेनल्टीज फॉर सिविल. ठीक है. ये तो सबको पता है ना, ये याद रख लीजिए. अगर याद नहीं रहेगा तो पेनल्टी जब भी यूज होता है इट्स अ सिविल प्रोविजन. फाइन जहां पे यूज होता है इट्स अ क्रिमिनल प्रोविजन. ठीक है. तो यहां पे बोला गया अगर कोई डायरेक्टर नहीं जमा करता आरओसी के पास तो उसके ऊपर हम लोग फाइन लगाएंगे, मतलब क्रिमिनल प्रोविजन है वो. ठीक है. इस कंपनी ने जो अपना एपीपीएल है, आंध्र प्रदेश पॉटरीज लिमिटेड, इन्होंने अपने बैलेंस शीट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के साथ जमा करना था जमा नहीं किया. ठीक है. आरओसी ने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट डाल दी, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया. जब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने पहले तो स्टेट से पूछा कि आप प्रोसिक्यूशन लेके आ रहे हो. ठीक है. तो आप क्या चार्जेस लगा रहे हो. तो इन्होंने बोला, कोर्ट मतलब आरओसी वाले स्टेट ने बोला कि हम ये चार्जेस लगा रहे हैं कि अंडर द कंपनीज एक्ट इन डायरेक्टर्स को क्या करना था, फाइल करना था. इन्होंने फाइल नहीं किया तो इन्होंने एक लॉ को वायलेट किया है तो इनको पनिश किया जाए. ठीक है. तो फिर जज डायरेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे. डायरेक्टर से पूछे आपने फाइल क्यों नहीं किया, तो डायरेक्टर्स का बोलना था हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने फाइल नहीं किया. ठीक है. बट हमारे पास डिफेंस है. तो स्टेट ने बोला कि मतलब जज ने बोला क्या डिफेंस है. उन्होंने बोला आपका प्रोविजन क्लियर कट बोलता है कि एक बार अगर जनरल मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाए उसके बाद डायरेक्टर्स को फाइल करना है. हमारे कंपनी में इस ईयर का जनरल मीटिंग हुआ ही नहीं है, तो जब तक जनरल मीटिंग नहीं होगा तो हम 30 दिन के अंदर कैसे, किसके 30 दिन के अंदर हम फाइल करेंगे. ठीक है. तो उस बात पे स्टेट ने बोला बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है, बट ये बताओ तो जनरल मीटिंग होल्ड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, डायरेक्टर्स का. तो जनरल मीटिंग आपने होल्ड नहीं किया और आप उसी का डिफेंस लेके आ रहे हो आज. समझा. जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स को ही होल्ड करना था, डायरेक्टर्स ने ही जनरल मीटिंग होल्ड नहीं किया और बाद में आके बोलते जनरल मीटिंग हुआ ही नहीं, हम कहां से फाइल करेंगे. ठीक है. तो स्टेट ने बोला आप खुद की ही गलती का डिफेंस नहीं ले सकते हो. समझा. दोनों तरफ का समझा आपको. अब बताओ क्या कोर्ट डिसाइड किया होगा. आर द डायरेक्टर्स लायबल और द डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल. द डायरेक्टर्स आर लायबल. सबको लगता है, कोई भी इंसान जिसको लगता है डायरेक्टर्स लायबल नहीं होंगे, किसी को नहीं लगता कि डायरेक्टर्स लायबल नहीं होंगे. यू थिंक डायरेक्टर्स लायबल नहीं होंगे, क्यों. केस फाइल तो हुआ है कि इसके लिए ना बोर्ड मीटिंग हुई है या नहीं हुई, मतलब शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई है, इसके लिए फाइल नहीं हुआ है. ओके. किनको किनको लगता है वो शी सेइंग हैज सम लॉजिक, या सबको लगता है कि लॉजिकल कुछ भी बोल रही है. देखिए क्रिमिनल लॉ में देयर इज अ जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल विच सेज, जिस क्रिमिनल लॉ में क्या वो इन जनरल है कि आपको जिस प्रोविजन के लिए फंसाया जा रहा है आपको उस प्रोविजन के अंदर गलती करनी है. किस प्रोविजन के अंदर डायरेक्टर्स को यहां फंसाया जा रहा था. प्रोविजन पूरा क्या बोलता है, जनरल मीटिंग में अप्रूव होने के 30 दिन के अंदर नॉन फाइलिंग. राइट. डायरेक्टर्स का स्टैंड क्या है, जनरल मीटिंग हुई नहीं है तो हम फाइल कैसे करें. दैट इज अ वैलिड डिफेंस. कोर्ट ने बोला
कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल करने का तब आता जब जनरल मीटिंग में अप्रूव हो गया होता, और तब अगर आप 30 दिन में नहीं करते तो आपको मंदिर डालते। यहां पे अगर आपका जनरल मीटिंग नहीं हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आई ही नहीं, तो ऑब्वियसली स्टेट चिल्लाने लग गया कि भाई ऐसे थोड़े होता है, जनरल मीटिंग तो इन्हीं को कराना था, ये कैसे खुद से डिफेंस ले रहे। तो कोर्ट ने बोला आई अग्री, जनरल मीटिंग इनको कराना था, इन लोगों ने जनरल मीटिंग नहीं कराया, तो आप अब इनको उस सेक्शन के अंदर लेके आओ जो बोलता है जनरल मीटिंग कराना था, उस सेक्शन के अंडर इनको हम पनिश करेंगे। समझा? बिकॉज ये जो सेक्शन के आप अंडर लेके आए हो, इस सेक्शन में इनकी कोई गलती नहीं है। जब तक जनरल मीटिंग नहीं होगा इनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ही नहीं। गलती इनकी क्या है? जनरल मीटिंग नहीं कराने की, तो आप जनरल मीटिंग वाले सेक्शन में लेके आओ। जब तक आप उस सेक्शन में नहीं लेके आते हम इसको उसके अंदर पनिश नहीं कर सकते। क्रिमिनल लॉ में तो आप खास करके नहीं कर सकते, जिसमें चार्ज लगा है आप उसी में पनिश कर सकते हो। आपको अगर क्लियर कट वो आके सामने से बोलते हाँ हमने मर्डर किया है, तुमने केवल चोरी का चार्ज लगाया, हम फिर भी मर्डर के लिए अंडर नहीं डाल सकते, उसके लिए अलग से केस स्टार्ट करना पड़ेगा वापस नीचे से। समझा सबको? समझा? तो इस केस में द कोर्ट हेल्ड कि नहीं, द डायरेक्टर्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, उनको अंदर आप नहीं डाल सकते हो जस्ट बिकॉज उन लोगों ने फाइल नहीं की। क्यों? बिकॉज फाइल करने का प्री रेक्विजिट वॉज इट शुड हैव बीन अप्रूव्ड बाय द जनरल मीटिंग, जो कि हुआ ही नहीं कभी। ठीक है, तो फिर गलती उन्हीं की थी, तो उनको सजा तो देना था। अगर आपको सजा देना है तो जनरल मीटिंग नहीं करने वाले प्रोविजन में सजा दो, इसमें आप नहीं दे सकते। समझा? समझा? नाउ लॉजिकली देखा जाए तो इट्स अ वेरी लॉजिकल सेक्शन, बट लीगली देखा जाए तो इसमें काफी लूपहोल्स आ गए। अब लोग यही केस का हेल्प ले लेके काफी डिफेंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपने आप के लिए। हमारी क्या गलती, हमने इस सेक्शन में कुछ गलती नहीं की, सेक्शन उस सेक्शन में गलती की थी, सॉरी। बट दैट इज ऑल्सो अगेन इनका राइट ना। क्रिमिनल लॉ में आप सबसे पहले यही देखते हो कि किसी भी तरीके से जो इंसान अक्यूज्ड है उसका राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। वेस्ट ऑफ टाइम वाइम इज सेकेंडरी। ठीक है, क्योंकि हम लोग को आप जब तक आपके ऊपर आपने इनका कोई सामान ले लिया, लेकिन ये आके मेरे को बोल रही है कि आपने इन्हें मारा, ठीक है, आई कैन नॉट पनिश यू फॉर हिटिंग हर ना। और जब तक ये मेरे को ये कंप्लेन नहीं करती कि आपने इनका सामान चोरी किया, तो हम आपको उसके लिए भी पनिश नहीं कर सकते। मेरे पास वो कंप्लेन तो आना चाहिए एटलीस्ट। तो कोर्ट ने बोला आपको पूरा राइट है, स्टेट को बोला पूरा राइट है, वो एजीएम वाले सेक्शन में लेके आओ ना, वहां पे इसकी बजाएंगे मिलके। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पे इनकी गलती नहीं है। समझा सबको? ये केस समझा? पक्का? कोई डाउट नहीं? चलिए देखते हैं। चलिए, अ कंप्लेन वॉज फाइल्ड अगेंस्ट द रेस्पॉन्डेंट एंड इट्स डायरेक्टर्स फॉर फेलियर टू फाइल विद द आरओसी द बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट of the company as required under the Companies Act. ठीक है, the directors alleged that the section requires the company to file after they have been approved in a duly convened general meeting. जिस सेक्शन के अंदर आप मेरे को पनिश करना चाह रहे हो उसमें यह बात बोला गया है फाइल तभी करोगे जब अप्रूव हो गया है जनरल मीटिंग में। सिंस जनरल बॉडी मीटिंग कभी हुआ ही नहीं था तो डॉक्यूमेंट्स कभी अप्रूव नहीं हुए, डॉक्यूमेंट्स नहीं अप्रूव हुए तो मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया ना भाई 2013 एक्ट में। दिस इज 1956 एक्ट, इसलिए 2013 एक्ट में वो लाया गया। ठीक है, 1956 एक्ट में वो प्रोविजन नहीं था कि द लास्ट डे ऑन विच द जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। 2013 में आफ्टर दिस केस ओनली लाया गया उस चीज को। ठीक है, ठीक है। आरओसी ने क्या कंटेंट किया? दैट अ पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस कैन नॉट रिलाई ऑन हिज ओन डिफॉल्ट। आरओसी मतलब स्टेट ये बोल रहा है हम तुमको कोई चीज के लिए अक्यूज किए हैं, तुम अपने ही डिफॉल्ट पे रिलाई नहीं कर सकते। गलती तुम्हारी थी ना जनरल बॉडी मीटिंग नहीं करने की, तुम इसी चीज का डिफेंस नहीं ले सकते कि जनरल बॉडी मीटिंग हुई नहीं तो हम क्या करें। आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। ठीक है, कोर्ट डिसाइड इन द फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट, मतलब उसने डायरेक्टर एंड कंपनी के फेवर में किया। उन्होंने बोला द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट राइजेस ओनली आफ्टर दे हैव बीन लेड बिफोर द जनरल मीटिंग। उसके पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही नहीं। ठीक है, विदाउट लेइंग कॉपीज कुड नॉट बी सेंड टू आरओसी। एंड अगर वो भेज भी देते, मान लो डायरेक्टर्स भेज भी देते, वो भी कोई कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं था, कि कंप्लायंस ऑफ लॉ तभी होता जब वो जनरल मीटिंग में अप्रूव हो के आया हो। बिना अप्रूव्ड आप नहीं भेज सकते थे 1956 एक्ट के अंडर, इसमें भेज सकते हो, 2013 में भेज सकते हो। ठीक है, द विलफुल ओमिशन टू कॉल अ जनरल बॉडी मीटिंग may expose the person responsible to punishment under other provisions of the act but not under this provision. समझा आपको? तो आप अपनी गलती का डिफेंस ले सकते हो इस केस में,
दूसरा जब वही केस आएगा तो आपकी बचेगी अच्छे से, बट एटलीस्ट इस केस में तो बच गए ना डायरेक्टर्स। समझा आपको? क्लियर कट ये केस? पक्का? चलिए, कंक्लूजन वाज रेस्पोंडेंट्स वर नॉट लायबल। चलिए एक और केस देख ही लेते हैं, आज टाइम है अभी अपने पास, ठीक है। केस नंबर 35, इंडियन केमिकल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। कौन सी ईयर का केस है देखो? 63, इतना पुराना केस है, ठीक है। तो इसके फैक्ट्स भी वैसी बाबा आदम के जमाने टाइप के। नाउ स्टेट ऑफ ओडिशा एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन थोड़ा सा लेट, नॉट 48 में, 47 में उन्होंने इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बन गई थी, वो बाद में आई थी। जैसे सिक्किम बाद में आया, जम्मू कश्मीर बाद में आया, वैसे ही ओडिशा भी बाद में आई, ठीक है। उसके पहले ओडिशा में एक महाराजा हुआ करता था। ओडिशा भी मतलब पूरा एक वो स्टेट नहीं था, उसके अंदर अलग अलग लोगों का राज चलता था। एक था मयूरगंज का राजा, ठीक है। सो एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था इंडियन केमिकल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। उसके 2 शेयर मतलब 7 शेयर होल्डर्स थे। 6 शेयर होल्डर्स के पास मिला के 150 शेयर्स थे एंड एक शेयर होल्डर के पास 7500 शेयर्स थे। वो एक शेयर होल्डर था महाराजा ऑफ मयूरगंज, ठीक है। महाराजा के पास वो शेयर पर्सनल कैपेसिटी में नहीं था, वो शेयर महाराजा के पास इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द महाराजा था। समझा? जैसे प्रेसिडेंट के पास राष्ट्रपति भवन का रेसिडेंस ऑफिशियल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है, राइट। वैसे ही महाराजा के पास भी वो शेयर्स पर्सनल कैपेसिटी में नहीं था। अगर कल हम महाराजा बन जाते तो वो शेयर्स मेरे नाम पे नहीं आता, वो महाराजा के नाम पे रहता, मेरे बाद जो भी आता उसका शेयर्स हो जाता वो, राइट, ठीक है। नाउ क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, ठीक है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो जितने स्टेट से वो धीरे धीरे करके इंडिया में आने लगे, तो ये मयूरगंज स्टेट भी इंडिया में आ गया, ठीक है, इंडिया का पार्ट बना। तो जिस अग्रीमेंट के थ्रू लोग इंडिया का पार्ट बने, उस अग्रीमेंट के हिसाब से महाराजा के नाम पे जितनी प्रॉपर्टीज थी एक्सेप्ट फॉर हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज, मतलब महाराजा के ऑफिस में जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सारे प्रॉपर्टीज विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ना, जो महाराजा के नॉट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी बट वो महाराजा पोजीशन के पास जितनी प्रॉपर्टीज थी वो तो सारी स्टेट गवर्नमेंट पास जाएगी। अब महाराजा कोई बचा क्या? कोई नहीं बचा, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो अकॉर्डिंगली सारे प्रॉपर्टीज एक एक करके स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने लगे। अकॉर्डिंगली एक एक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे करके स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने लगे, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट ने इस कंपनी को अप्रोच किया और बोला कि देखो ये रहा हमारा डीड, ये रहा हमारा अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट के हिसाब से ये 7500 शेयर्स भी अब मेरे हो गए। समझा? ये 7500 शेयर्स भी अब स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, तो आप इन शेयर्स को मेरे नाम पे रजिस्टर कर दो। कंपनी ने मना कर दिया, ठीक है। कंपनी ने मना किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा क्यों मना कर रहे हो भाई, आपको ज्यादा महाराजा से प्रेम हो रहा है क्या? मतलब ऑब्वियसली वो उनका महाराजा कैपेसिटी में था, उन्होंने अग्री कर दिया मेरे को देने के लिए, मैंने अग्री कर दिया लेने के लिए, आप कौन होते हो मना करने वाले, ठीक है। सो द कंपनी सेड मेरे पास अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में राइट है मना करने का ऑन रीजनेबल बेसिस, जस्टिफाइड ग्राउंड्स हो तो हम मना कर सकते हैं। तो स्टेट ने बोला अच्छा तब मतलब कोई जस्टिफाइड ग्राउंड है आपके हिसाब से? क्या जस्टिफाइड ग्राउंड है? तो उन्होंने बोला महाराजा ने हमें प्रॉमिस की थी कि वो हमारे साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करेंगे, ठीक है, जो उन्होंने फुलफिल नहीं की। तो आप जब तक उस अग्रीमेंट में हमारे साथ एंटर ना कर जाओ तब तक हम ये शेयर्स का ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेंगे। समझा? समझा आपको? महाराजा ने प्रॉमिस की थी कि वो लोग एक अग्रीमेंट में एंटर करेंगे, तो जब तक आप उस अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर जाते तब तक हम शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। स्टेट ऑब्वियसली गॉट पिस्ड। स्टेट वाज लाइक ये क्या नॉनसेंस चल रहा है, महाराजा अगर कोई अग्रीमेंट में एंटर किया होता तो हम उससे बाउंड थे, वो कुछ प्रॉमिस किया कि अब फ्यूचर में अग्रीमेंट में एंटर करेगा तो हम उससे बाउंड थोड़े होंगे, ठीक है। द कंपनी वाज लाइक नहीं, महाराजा ने प्रॉमिस की थी, महाराजा का प्रॉमिस था, आपको करना पड़ेगा, बताओ क्या होगा? क्या ट्रांसफर होना चाहिए या ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? किसी को भी नहीं लगता कि महाराजा का प्रॉमिस का, महाराजा का जुबान का कुछ तो बात वैल्यू रखना पड़ेगा भाई। वो महाराजा, महाराज का जुबान का वैल्यू नहीं रखोगे क्या? अरे तो मतलब महाराजा था ना, वो पोस्ट का तो जुबान का वैल्यू रखो। किसी को भी नहीं लगता, सब लोग कन्विंस्ड हो कि स्टेट जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। इधर ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो कन्विंस्ड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो कन्विंस्ड। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोला कि देखो भाई, अगर महाराजा कोई अग्रीमेंट में एंटर कर चुका होता तो आप उससे बाउंड थे,
बिकॉज महाराजा के सारे राइट्स के साथ साथ महाराजा के सारे लाइबिलिटीज भी आपको मिले. बट महाराजा ने आपको प्रॉमिस कर दिया खुश होकर एक दिन कि हम फ्यूचर में एक अग्रीमेंट में घुसेंगे. दैट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और जब तक वो वैलिड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक आप उससे बाउंड नहीं हो. तो आप कंपनी को बोला कि आप बेमतलब का इस ट्रांसफर को बस यही ग्राउंड में कि महाराजा फ्यूचर में आपके साथ आने वाला था उस पर नहीं रोक सकते. समझा सबको? ठीक है, तो चलिए फटाक से देखते इसके फैक्ट्स. ये समझा सबको? इसके दो शेयर होल्डर्स वाला चीज. बाय रीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय द महाराजा गॉट वेस्टेड इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास चला गया. तो गवर्नमेंट ने अपना क्लेम किया, एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट किया. फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट लाइक एक डॉक्यूमेंट हुआ साइन. गवर्नमेंट ने ये डॉक्यूमेंट को कंपनी के साथ लॉन्च किया. कंपनी को देना पड़ता ना ये ट्रांसफर डीड, और तब बोलते ना हम कि भाई ट्रांसफर कर दो. ठीक है, किसके नाम पे बोला सेक्रेटरी के नाम पे ट्रांसफर कर दो. ठीक है, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया. ठीक है, इसके वजह से हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा में ये फाइल किया गया पिटिशन. द हाईकोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट, दैट इज द स्टेट. द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट ओनली. उन्होंने क्या बोला? महाराजा साइन एन अग्रीमेंट फॉर मर्जर ऑफ स्टेट विथ इंडिया पर्सुएंट टू विच महाराजा वॉज एंटाइटल्ड टू रिटेन ओनरशिप ऑफ हिज प्राइवेट प्रॉपर्टीज बट नॉट ऑफ हिज स्टेट प्रॉपर्टीज. 7,500 शेयर स्टेट के प्रॉपर्टी थे तो वो जाएगा स्टेट के पास. कंपनी एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पार देता है टू डिक्लाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर बट इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर ओनली. इस केस में डेथ या इंसॉल्वेंसी नहीं हुआ है तो आपको इनहेरेंट राइट नहीं है. ठीक है, तो आ जाते हैं फिर उन पे. दे कुड नॉट यूज द पावर ऑफ डिक्लाइनिंग टू रजिस्टर ट्रांसफर फॉर फोर्सिंग द स्टेट ऑफ ओडिशा टू एंटर इनटू अ प्रपोज्ड अग्रीमेंट दैट महाराजा हैड अग्रीड और प्रॉमिस टू एंटर इनटू. ठीक है, आप स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते हो कि देखो भाई अब आप वो प्रपोज्ड अग्रीमेंट में एंटर करो. महाराजा एंटर नहीं किया था तो आप स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते. स्टेट को मन करेगा तो एंटर कर सकता है बट आप फोर्स नहीं कर सकते. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द एप्पेलेंट वर बाउंड टू रजिस्टर द ट्रांसफर व्हिच मींस द कंपनी वाज बाउंड टू रजिस्टर द ट्रांसफर. समझा ये केस सबको? ठीक है, तो आप किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी इंसान को बाइंड नहीं कर सकते. समझा सबको? समझा पक्का? रिटर्न इट डिपेंड्स. क्या वो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता? अगर वो एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता तो महाराजा ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुका था तो दैट मींस द स्टेट विल आल्सो बी बाउंड. बट इट वाज जस्ट अ मियर प्रॉमिस. हम आपको प्रॉमिस करें कि हम कल एंटर करेंगे. दैट इज नॉट एनफोर्सेबल क्योंकि लीगल रिलेशनशिप रखने का वहां पे कोई इंटेंशन ही नहीं था. समझा सबको? ठीक है, आज यहीं पे खत्म करते हैं अपने ये वाला सब्जेक्ट. चलिए तो एक बार जल्दी से फटाक से रिवाइज करते हैं उसके बाद वील कॉल इट अ डे. पहला केस जो आज हम लोग ने देखा वो केस था मॉर्गन स्टैनली वाला केस. मॉर्गन स्टैनली वाला केस में जो इंसान था कार्तिक दास वो चला गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर टू द कंज्यूमर फोरम एंड बोल रहा था कि ये लोग ने जो पब्लिक इशू किया है जो अभी तक अलॉट नहीं हुआ है वो इरेगुलर है एंड इट इज अ डिफेक्ट इन गुड्स. मॉर्गन स्टैनली ने बोला अभी तक अलॉट हुआ ही नहीं है तो मेरा म्यूचुअल फंड इज नॉट अ गुड. अगर गुड नहीं है तो आप कंज्यूमर नहीं हो. अगर आप कंज्यूमर नहीं हो तो आप कोपरा के अंदर आ ही नहीं सकते हो. हेंस द पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल. द कोर्ट ऑल्सो आंसर्ड इन द फेवर ऑफ मॉर्गन स्टैनली एंड हेल्ड दैट द पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल. नेक्स्ट केस जो हम लोग ने देखा वो था वर्कर्स ट्रेड यूनियन वर्सेस एपीपीएल. ठीक है, एक सिख कंपनी थी जिसका कोटा यूनियन बेच दिया गया था, कोटा यूनिट बेच दिया गया था टू अनदर कंपनी. ठीक है, फिर वो जो दूसरी कंपनी थी उसने सोचा कि कोटा यूनिट बेकार है, इसको फालतू के दाम में भी जितना भी बिक रहा है बेच दो. वो बेचना शुरू कर दी. इससे वहां के मजदूर, वहां के ट्रेडर्स बहुत परेशान हुए, डर गए एंड बीआईएफआर के पास गए और बोले हमारी हेल्प करो. बीआईएफआर तेज बन के ऑर्डर पास की अगेंस्ट एपीपीएल विच इज नॉट अ सिख कंपनी. एपीपीएल ने बोला बीआईएफआर साहब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सीका ने आपको पार दिया है केवल सिख कंपनी तक रहने के लिए, आप वहीं तक रहिए, हमारे ऊपर आने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इस बात पे बीआईएफआर चिढ़ गया. वो बोला कि आप ऐसे कैसे मेरे से बात कर सकते हो. कोर्ट तक केस पहुंचा एंड वहां पे इट वाज डिसाइडेड कि बीआईएफआर डज नॉट हैव अ जुरिसडिक्शन टू पास ऑर्डर्स अगेंस्ट अ हेल्दी कंपनी. वो केवल एक सिख कंपनी के अगेंस्ट ही ऑर्डर पास कर सकती है. थर्ड केस वाज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वहां पे हम लोग ने देखा आर्टिकल 14 एंड 21 जहां राइट्स सारे पर्संस को देता है, आर्टिकल 19 केवल सिटीजन्स को देता है. क्या एक कंपनी सिटीजन है? नहीं है. तो क्या आर्टिकल 19 के राइट सिटीजन को मिलेंगे?
नहीं। तो क्या अंडर आर्टिकल 32 को ये कंपनी आर्टिकल 19 का वायलेशन लेके आ सकती है? नहीं। आर्टिकल 32 के अंडर इन जनरल आ सकती है, बट आर्टिकल 19 का वायलेशन लेके नहीं आ सकती। हेंस सिंस अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन एंड आर्टिकल 19 इज ओनली फॉर सिटीजंस, आर्टिकल 19 के राइट्स कंपनी को नहीं मिलते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट केस हम लोग ने ये देखा था। इस केस में क्या हुआ था, कुछ डायरेक्टर्स ने फाइल नहीं की थी। द केस वॉज कि डायरेक्टर्स ने अपने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को फाइल नहीं किया था। सेक्शन बोल रहा था कि एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपका अप्रूव हो जाता है फ्रॉम द जनरल मीटिंग, तब उनको फाइल कर दो। डायरेक्टर्स ने बोला जनरल मीटिंग हुई नहीं है तो फाइल कैसे करेंगे। उस केस में कंपनी ने बोला जनरल मीटिंग, मतलब सॉरी आरओसी ने बोला जनरल मीटिंग कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आप ही का था, तो आप उस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते। कोर्ट ने क्या होल्ड किया, आप उस चीज का डिफेंस ले सकते हो बिकॉज इस पर्टिकुलर सेक्शन में फाइलिंग का बात हो रहा है। फाइलिंग आप सच में ही नहीं कर पा रहे थे बिकॉज जनरल मीटिंग होल्ड नहीं हुआ था। हाँ, आपको पनिश किया जाएगा फॉर नॉट होल्डिंग द जनरल मीटिंग, बट वो तभी होगा जब आपको लिए उसके लिए वापस केस स्टार्ट होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट लगाया नहीं जा सकता। एंड द लास्ट केस वाज इंडियन केमिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। यहां पे क्या हुआ था, एक महाराजा थे जो स्टेट ऑफ ओडिशा बनने के पहले अपना राज चलाते थे। उनके पास अपने राज्य के नाम पे कुछ शेयर्स थे। जब वो राज्य को वो स्टेट ऑफ ओडिशा में मिलाने का सोचे तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टीज को छोड़ के सारे प्रॉपर्टीज वर ट्रांसफर टू द स्टेट ऑफ ओडिशा, जिनमें से एक प्रॉपर्टी था ये 7500 शेयर्स। जब स्टेट ऑफ ओडिशा गई इन शेयर्स को अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के लिए तो कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने बोला कि वो इंसान बोला था मेरे साथ एग्रीमेंट में एंटर करेगा, तो सिंस अब उनके शेयर्स आपके नाम पे आ गए, आप अग्रीमेंट में एंटर करो। द स्टेट सेड दिस इज नॉट डन। अगर वो कोई एग्रीमेंट में एंटर किया हुआ होता पहले से तो हम उसकी रेस्पेक्ट करते, बट वो एक मियर प्रॉमिस था जिससे आप मेरे को बाइंड नहीं कर सकते हो। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड द सेम थिंग। द कोर्ट हेल्ड कि आप किसी ट्रांसफरर के प्रॉमिस पे ट्रांसफरी को बाइंड नहीं कर सकते, आप ट्रांसफरर के वैलिड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफरी को बाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच।